जी हाँ, आज हमारे साथ नोएडा में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त प्रभारी, अभी अल्पसंख्यक समाज में जो इमरान प्रतापगढ़ी द्वारा ज़िम्मेदारी दी गई है, बड़ी कॉन्फिडेंस और बड़े भरोसे के साथ। इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक समाज। लेकिन उन्हें कहीं न कहीं जो अल्पसंख्यक विभाग है, कमज़ोर नज़र आ रहा था उत्तर प्रदेश में, तो इसलिए उन्होंने एक नया चेहरा जो उनके बेहद नज़दीकी माना जाता है, शाकिर अली साहब, जो कि बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन 25 साल का जो उनका एक कांग्रेस में वक़्त है, वो उत्तर प्रदेश की पारी खेलने में ज़्यादा लगा है। तो इस वजह से कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की ज़िम्मेदारी देने में इसलिए इमरान साहब ने कोई न कोई ख़ास बात समझी होगी, क्योंकि ये 2024 का कार्ड भी हो सकता है शाकिर अली साहब, क्योंकि इतना झकाझोर लीडर और इतना जिसके अंदर एक शाकिर अली का अगर नाम आता है तो कहीं न कहीं लोगों में एक खलबली ये हो जाती है कि एक ज़मीनी लीडर अगर बीच में रहेगा तो अल्पसंख्यक में एक मजबूती आएगी। तो इमरान प्रतापगढ़ी ने भी शायद वही कार्ड 2024 के चुनाव को लेकर खेल दिया और बना दिया हमारे जो साथ बैठे हैं शाकिर अली साहब, उत्तर प्रदेश का प्रभारी। तो कैसा महसूस कर रहे हो साहब? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस अच्छे मौके पे आके मुझसे बात करने की के लिए वक़्त निकाला और आपके चैनल जो शाह टाइम्स शाह अलर्ट आपने लिखा है, तो शाह तो अपने आप में बड़ा अच्छा प्यारा वर्ड होता है, शाहों का वर्ड होता है ये और आपने लोगों को अलर्ट कर दिया। इमरान भाई ने ये ज़िम्मेदारी दे के मैं कहता हूँ कि हर वो लोग अब उत्तर प्रदेश में अलर्ट हो जाएँ, जो मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते थे। मुसलमान समझदार तो था ही, लेकिन वो इमोशनल कौम है, वो मोहब्बत में बह जाता था। लेकिन अब मोहब्बत की बात करने वाले देश में कोई बचे नहीं हैं। अब देश को दूसरे दिशा में लोग जा रहे हैं, दूसरे दिशा में लेके जा रहे हैं। राहुल जी भी यही कहते हैं, राहुल जी के पैगाम को लेके इमरान भाई के माध्यम से मैं यहाँ आया हूँ कि नफ़रत के बाज़ार, यहाँ नफ़रत का फैक्ट्री बना दिया उत्तर प्रदेश को। इस फैक्ट्री में मोहब्बत की फूल खुलानी है, मोहब्बत की दुकान जो राहुल जी ने कहा है कि अब दुकान ही नहीं, अब मॉल खोलेंगे और इंशाअल्लाह ताला ऊपर वाले ने चाहा तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपको एक लय में मोहब्बत के गाना गाते हुए दिखेंगे इस बार। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर सवाल दूसरा खड़ा हो जाता है कि अल्पसंख्यक में बहुत बड़ा कार्ड खेलने में पीछे नहीं हटते ओवैसी साहब। लगातार नगर पालिका चुनाव से लेकर और अब तक चर्चा का विषय है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जिस तरीके से एक समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि हमको नुकसान करने में ओवैसी पार्टी का बहुत अहम किरदार रहा है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि जब ओवैसी का कार्ड इतना चल रहा है, उस वक़्त आपको अल्पसंख्यक में ज़िम्मेदारी दी गई है, तो ऐसा लग रहा है 2024 के लिए ये ज़िम्मेदारी लोग तो ये कहेंगे कि बड़ी मुबारकबाद शाकिर साहब को कि ज़िम्मेदारी मिली है। लेकिन मैं शायद ये देख रहा हूँ अपने एंगल से कि बड़ा चुनौतियों भरा आपके लिए ये जो ज़िम्मेदारी का पद है, रहेगा शायद 2024 के चुनाव में, क्योंकि ओवैसी जी सेंध लगा चुके हैं मुस्लिम समाज में ख़ास करके। देखिए 2 सवाल है, एक तो आप ओवैसी साहब के बारे में पूछना चाह रहे हैं, दूसरा चुनौती, तो कांग्रेस के लिए चुनौती ये कोई नई चीज़ नहीं है। कांग्रेस ने तो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी। कांग्रेस वो पार्टी है जिस इस देश को जिसने आज़ाद किया, गुलामी से बाहर लाया। तो चुनौती हमारे लिए ये नहीं, चुनौती ये है कि देश में जो नफ़रत की आग लगाई जा रही है, वो चुनौती है। उस अंग्रेज़ को तो हम पहचान जाते थे क्योंकि उनका रंग गोरा होता था, वो सफ़ेद होते थे। ये भूरे अंग्रेज़ को पहचानना मुश्किल हो रहा है, ये हमारे बीच के हैं, भटके हुए भाई हैं। इन्हें भी सुधारना ये तो एक चुनौती है। ओवैसी साहब चुनौती नहीं है। वो एक पढ़े-लिखे काबिल इंसान हैं, उनके काबिलियत पे मैं कहीं कोई शक नहीं करता हूँ, सर्टिफ़ाइड हैं, उनके पास सर्टिफ़िकेट्स है काबिलियत की। लेकिन सच्चाई ये है कि अब हम जब सीरियस टॉक में बैठे हैं, आप हमसे कुछ संजीदगी से बात कर रहे हैं, तो फिर मज़ाक की बात नहीं आनी चाहिए। वैसे ही साहब राजनीति में एक मज़ाक बन के रह गए हैं। शुरुआती दौर में मुसलमानों ने उनको दिल से लगाया था, जब हालात बिगड़े हुए थे, जब कहीं कोई कुछ नहीं दिख रहा था, तो लगता था कि वही एक मशाल हैं। लेकिन ओवैसी साहब की राजनीति लोगों को समझ में आ चुकी है और उनका तो आप उनका जो निशान है, जो चिन्ह है, वही पतंग है। पतंग तो बच्चों के खेलने की चीज़ होती है और बच्चे या तो बच्चे उसे डैमेज कर देंगे या बहुत ज़्यादा उड़ेंगे तो अपने आप धागा टूट जाएगा। ये पतंग का फितरत होता है। आप लोग पता नहीं उड़ाए या नहीं उड़ाए, बिहार में पतंग उड़ाता था बचपन में, तो ज़्यादा ऊँचाई पे जाने से वो धागा टूट जाता है। अगर बाय चांस नहीं टूटा और शाम के बाद, मगरिब के बाद अगर रात हो गई, तो फिर अपने आप ओस या शबनम आकर के वो पतंग का फटना ही, उसका बर्बाद होना ही भविष्य 24 घंटे के अंदर। तो इस बार के 24 के चुनाव में ओवैसी साहब इज़ नोवेयर एज़ अ पॉलिटिकल पार्टी। कांग्रेस पार्टी ही इस देश की राजनीति की जननी है, इस देश को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ही आज इन गुलामों से इस देश को दोबारा निकालेगी और फिर से वही ईद, वही दशहरा, वही दिवाली होगा। लेकिन आप ये बताइए, जिस तरह 2024 के चुनाव पर
एक तरफ ये भी कसीदे पढ़े जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो कार्ड है, वो ओवैसी के साथ गठबंधन का चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके गठबंधन का जो इंडिया महागठबंधन बनने जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में अभी तो पहली बात तो ये है कि फाइनल ही नहीं है। तो इंडिया गठबंधन की जो नींव है, अभी समाजवादी पार्टी बसपा को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बीएसपी समाजवादी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो ये जो ताना-बाना है, आखिर कैसे अपनी जो इसकी नींव है, कैसे वहाँ तक पहुँचेगा? समझ में अभी फिलहाल जो है, जितना वोटर है, ये डिस्टर्ब है कि अभी 2024 के चुनाव में बहुत मात्र कम से कम टाइम रह गया है। दूसरी तरफ जो अभी तक आपका गठबंधन है, अभी वो तो क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेली चुनाव लड़ेगी? नहीं देखिए ऐसा है गठबंधन जो इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बहुत मजबूत है। पब्लिक तो कयास लगाती है, पब्लिक घबराई हुई है अभी के वर्तमान सरकार से और घबराहट का कोई विषय नहीं है। सभी सेक्युलर सोच वाली पार्टी एक साथ आएगी। राहुल जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। राहुल जी के पदयात्रा से लोग घबरा रहे हैं। पिछले पदयात्रा में तूफान की तरह देश में हालात बदल गए। चोरी से या जिस तरह से भी कहे कि उन्होंने 1-2 स्टेट में अपनी सरकार बदल ली। लेकिन राहुल जी की यात्रा कल से फिर शुरू होने वाली है। 6200 किलोमीटर फिर वो पैदल चलेंगे देश की जनता के लिए। वो कभी ड्रामा नहीं करते हैं। हालाँकि वो थर्ड डन है कराटा के, लेकिन वो कभी नहीं कहते उछल के, कभी इधर उछलते हैं, कभी इधर योगा। अरे ये सब आप बताएँगे। प्रभु श्री राम को आप बताएँगे कि वो हमारे प्रभु हैं। इस देश के लिए प्रभु श्री राम लोगों के दिल में बसते हैं, उनके व्यक्तित्व के लोग अनुयायी हैं और आप डेट दे रहे हैं, आप घर बना रहे हैं। ये बकवास जनता समझ चुकी है। जनता अब डेवलपमेंट की बात चाहती है, एजुकेशन की बात चाहती है, इंसानियत की बात चाहती है। आपने जब भगवान राम की बात शुरू की है, तो मेरे मन में एक और सवाल आ गया। शाकिर साहब के अभी कांग्रेस के जो आपके मुखिया हैं, जैसे कि मैडम सोनिया गांधी जी, अभी इन्विटेशन आया था, लेकिन इन्विटेशन को शायद मेरे ख्याल से नकार दिया, इन्विटेशन को बिल्कुल मना कर दिया जाने से। तो ये इसका मतलब क्या है? क्यों नहीं जा पा रहे अयोध्या में? देखिए, सबसे पहले तो सियासत और आस्था, दोनों 2 चीज़ है और सियासी आस्था कभी नहीं होता है। आप हमें पूजा करना और इबादत करने का डेट आप तय नहीं करेंगे। वो हमारे मन की बात है, हमारे आत्मीयता की बात है। तो अभी की ये जो राम जी को ये सियासी कर रहे हैं, राम जी भी अगर बात कर पाते इन तुच्छ प्राणियों से, तो कहते कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो? राम जी के अनुयायी पूरे विश्व में हैं। वो शांति के प्रतीक हैं, वो त्याग के प्रतीक हैं। ये त्याग करेंगे? इन्होंने तो आडवाणी जी को नहीं छोड़ा, मुरली मनोहर जोशी को नहीं छोड़ा, जो इनके स्ट्रॉन्ग पिलर थे। ये किसी के नहीं है, किसी को इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। देश समझ चुका है, देश ये इंसानियत का देश है, ये ऋषि-मुनियों का देश है। जगत गुरु शंकराचार्य ने मना कर दिया, वो नहीं आ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि प्राण प्रतिष्ठा करने की इतनी जल्दी क्यों है? जब आपका प्रोजेक्ट ये पूरा नहीं हुआ है। लेकिन लेटर तो जारी हो गया ना शंकराचार्य जी की तरफ से मेरे ख्याल से, चारों की तरफ। फेक लेटर मार्केट में चल रहा है और शंकराचार्य जी ने मना किया है और भी बड़े-बड़े जो संघ हैं, बड़े-बड़े ऋषि मुनियों का जो उनका संगठन है, उन लोगों ने मना किया है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, ये बीजेपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, उनका अपना कोई इवेंट होने जा रहा है। वो बेवजह के इतने सारे फ़ोर्स को, इतने सारे ड्रोन का कैमरा वायरल करा रहे हैं। वहाँ दिक्कत क्या है? वो हमारे देश की बात है भई, हम सबके लिए खुशी की बात है। हम लोगों के लिए खुशी की बात है, तो वो ऐसा माहौल बना रहे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। कुछ नहीं होगा। ना बाबरी मस्जिद शहीद हो रहा था, तोड़ा जा रहा था, तब कोई मुसलमान गया था, ना अब कोई जाएगा। हर इंसान खुश है, सब चाहता है कि देश में हर आदमी अपने-अपने क्या 60 साल के पहले पूजा नहीं होता था? लोग नमाज़ नहीं पढ़ते थे, इबादत नहीं होता था। अब शर्म की बात ये है कि माता की चौकी कराने के लिए भी हमें लॉ एंड ऑर्डर की परमिशन लेनी पड़ती है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। पहले तो सभी धर्म के लोग जुड़ कर के जाते थे, माता का जागरण होता था, एक-दूसरे के आदमी परंपरा को, कल्चर को, धर्म को, आस्था को एक-दूसरे से आदमी शेयर करते थे। अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो सिर्फ़ ज़हर और अफ़ीम घोल रखा है हिंदू-मुस्लिम का, लेकिन अब ये खत्म हो रहा है। अब कह रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कहीं न कहीं भाजपा के अंदर बौखलाहट है। अभी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलने वाली है, क्या उम्मीदें लग रही है? नहीं, वो तो देखिए राहुल जी का सिंपल सा संदेश है। वो प्रधानमंत्री के लिए नहीं निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री बनना उनका टारगेट नहीं है। वो इतने बड़े खानदान के इंसान हैं, इतनी बड़ी व्यक्तित्व है जो इंसानियत की बात करते हैं। आप जैसे बहादुर पत्रकार बड़े कम हैं, जो कांग्रेस के विषय में सोचते हैं, बोलते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, बहुत कम लोग हैं। तो पहले तो आपके लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि आप इस मजबूती से टिके रहें। दूसरी बात राहुल गांधी जी का जो टारगेट है, वो उन्होंने साफ कहा है कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। जिस जनता तक सच्चाई नहीं पहुँच रही है, व्हाट्सएप के माध्यम से इन्होंने जो कंपनी खोल रखी है, उस कंपनी से जो नकली न्यूज़ भेजते हैं, उस न्यूज़ को ना देखते हुए जनता सच में देखे, सच में समझे। राहुल गांधी जी की पिछली यात्रा का रिज़ल्ट आप लोगों को मिला। पूरे देश में एक अलग तूफ़ान खड़ा हुआ। फिर राहुल गांधी जी देखिए आज चुनाव है।
बीजेपी चुनाव की तैयारी में लगी है और हम देश हित में काम कर रहे हैं। हम देश के दर्द को सुनने के लिए मैदान में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं। चुनाव हमें नहीं लड़ना है, चुनाव हम लड़ेंगे, जनता लड़ाएगी। जनता मालिक होती है, जनता वोट देगी। हम उन्हें क्यों उन्हें उनके साथ जाली काम, नकली काम क्यों करें? उनको लालच, प्रलोभन ये सब क्यों दें? हम अपना काम कर रहे हैं। अभी आपने जो देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा शुरू की गई थी, समापन भी हो गया। उस यात्रा में आप और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा वो भी मौजूद रहे हैं। तो कहीं न कहीं इमरान प्रतापगढ़ी का जो लोगों के अंदर एक प्यार है, तो ये तो सीधी-सी बात है कि कांग्रेस की तरफ से इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी मिलना, तो उस प्यार का ही जो करामात है वो प्यार की होगी। तो इस प्यार को आप लोग भुना क्यों नहीं पा रहे उत्तर प्रदेश में? देखिए, भुनाने वाली बात फिर स्वार्थ सिद्धि की बात हो जाती है। हम भुनाते नहीं, हम करते हैं। हम देश हित में काम करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब मुस्लिम ज़रूर हैं, लेकिन एक बड़े कलाकार हैं, विश्व स्तरीय शायर हैं, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हैं वो। पार्टी ने एक टैलेंट को आगे किया है। पार्टी हमारी हिंदू-मुस्लिम की बात नहीं करती है। इतने बड़े शख्सियत जिनसे आए दिन डेलीगेशन मिलने विदेशों से आते रहते हैं। आप यकीन करें क्रिश्चियन समुदाय के लोग, नॉन मुस्लिम्स जो पढ़े-लिखे हिंदू हैं, वो हिंदू मुसलमान नहीं होते, वो इंसान होते हैं। अमेरिका से, लंदन से, कनाडा से लोग उनसे मिलने आते हैं, उनके प्रोग्राम माँगते रहते हैं। अभी इलेक्शन में ऐसा हालात होता है कि उनको प्रोग्राम देना उनका मुश्किल हो जाता है। और इमरान प्रतापगढ़ी साहब के नेतृत्व में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ही नहीं, पूरे देश को एक बड़ी उम्मीद आई है और इमरान प्रतापगढ़ी साहब के आने की वजह से ही वो वैसे जैसे कलाकार और चालाक लोगों की दुकान बंद होने के कगार पर है। उसका रिज़ल्ट आपने तेलंगाना में देखा होगा कि मुसलमानों ने अपना 90% वोट कांग्रेस को देते हुए और वहाँ कांग्रेस की सरकार लाई गई। यूपी जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से आप काफ़ी उसमें आपका साझा रहा है, आप यूपी जोड़ो यात्रा में यात्रा भी की है इमरान प्रतापगढ़ी जी के साथ में। तो इमरान प्रतापगढ़ी के आने से यूपी में पश्चिम में ख़ास करके आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर एक जोश था। तो मेरा मतलब ये है कि आप भुनाने का मतलब वो नहीं जो मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 2024 के चुनाव से पहले, जिस तरीके से यूपी जोड़ो यात्रा ज़मीन पर आपने की है, उस तरीके से संगठन या मान लिया आपका जो अल्पसंख्यक विभाग है, वो ज़मीन पर काम करने में सक्षम नज़र नहीं आ रहा ना, तो लोग कहीं न कहीं त्रस्त हैं। तो आप उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने हैं, तो आपकी बड़ी ज़िम्मेदारी है, आपको जो ज़िम्मेदारी दी गई है माननीय जो सांसद हैं हमारे इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने कहीं न कहीं आप पर एक बहुत बड़ा दाँव खेला है 2024 के चुनाव से पहले। तो क्या तैयारियाँ हैं? देखिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि पहले तो उनके उम्मीदों पे मैं खरा उतरूँ और अपने 20-25 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है, मैं सत्ता के खिलाफ रहा हमेशा क्योंकि मैं सत्ता में कभी नहीं रहा और स्ट्रगल करना, काम करना, मेहनत करना हमारे डीएनए में है, हमारे खून में है क्योंकि मैं कांग्रेसी हूँ और मैं एक मुसलमान हूँ। हमें ईमानदारी और वफ़ादारी ही बचपन से पाठ पढ़ाई जाती है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, नो डाउट आपने कहा ये काँटों का ताज है। चंद लोग या मैं भी कभी उत्तर प्रदेश को कांग्रेस के लिए डेज़र्ट मानता था, रेगिस्तान मानता था क्योंकि अभी मैं श्रीगंगानगर का प्रभारी था राजस्थान में, तो उस दौरान मैंने कहा था कि रेगिस्तान तो है वहाँ, बट कांग्रेस का रेगिस्तान उत्तर प्रदेश है। लेकिन रेगिस्तान का भी सही इस्तेमाल किया जाए, तो रेगिस्तान में ही आपको वाटरमेलन, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी इसको बड़े पैमाने पे अगर मेहनत किया जाए, तो सारी संभावनाएँ हैं और उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश देश की सरकार बनाती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ पूरे उत्तर प्रदेश के ज़ोनल वाइज़, डिस्ट्रिक्ट वाइज़, कमिश्नरेट हर वाइज़ मैं मीटिंग लूँगा। जहाँ जो कमियाँ हैं उस कमी को सही करने की कोशिश करूँगा। मज़बूत लोग जो पार्टी में आना चाहते हैं उनके लिए स्वागत है। मैं आपके माध्यम से स्वागत करता हूँ कि हर इंसान का अधिकार है, वो किसी भी धर्म और जाति का हो, वो संपर्क करे और उसे उसके हैसियत के और उसके काम करने के काबिलियत के हिसाब से उन्हें पोज़ीशन दिया जाएगा और काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश बड़ा आसान है काम करना, लोग काम करना चाहते हैं, नेतृत्व की तलाश थी। तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने मुझे मौका दिया, अभी देखिए अविनाश पांडे साहब को भी प्रभारी बनाया गया उत्तर प्रदेश का, तो हम लोग मिल के साझा करके उत्तर प्रदेश को दोबारा से पुनः खड़ा करेंगे और पुनः लहलहाती हुई खेत सिर्फ़ पश्चिम नहीं पूरा उत्तर प्रदेश होगा। बड़ी बात कही आपने कि आप इसकी तैयारियों में पूरा जो जिस तरीके से आपका जो एक एक्सपीरियंस है 25-30 साल का, उसको इस चुनाव से पहले लोगों के बीच में शेयर करने का जो आपको मौका मिला है, तो आप बिल्कुल उसे चूक नहीं करोगे और उत्तर प्रदेश में जो आप अभी एक नई पहल जो है, अभी लोगों की जो डिमांड आ रही है, अभी मैं देख रहा था कि आपके ऑफिस में भी चर्चा चल रही थी कि जैसे कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो लोग मोहब्बत करते हैं इमरान प्रतापगढ़ी का जब नाम आ जाता है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि जो कार्यक्रम कराने वाला है, उसके लिए शायद कहीं न कहीं ये रह जाता है
कि उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ इतना आ जाता है कि इमरान प्रतापगढ़ी आ रहे हैं, तो जनता का ऑटोमेटिक जुड़ान हो जाता है। तो इस तरह की मुहिम क्या कोई पहल शुरू की है या करेंगे? देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी एनर्जी का दूसरा नाम है। वो जहाँ जाते हैं, अगर लोगों को पता चल जाता है, तो वो ज़ात-पात सब छोड़ के उनको सुनने, समझने और देखने चले आते हैं। अब तक तो लोग उनको शायर समझते थे, लेकिन वो एक बड़े अच्छे इंसान भी हैं, बड़े ज़हीन, काबिल और उन्हें पता है किस इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत है, किसका क्या इस्तेमाल है, किसका यूज़ कहाँ किया जा सकता है। वो पायलट को एयरक्राफ्ट देते हैं, ड्राइवर को कार देते हैं, अलग जिसकी जो काबिलियत उस हिसाब से वो करते हैं। अब डिपेंड करता है कि ज़िम्मेदारी जिनको मिलती है, वो कितने ज़िम्मेदार हैं। किसी के अंदर नहीं जाया जा सकता, कहीं इंसान फ़ेल होता है, कहीं पास होता है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि उनकी उम्मीद पे अमूमन मैं खरा उतरा हूँ। मुझे बहुत टफ़-टफ़ जगह वो भेजते रहे हैं। उन्होंने गुजरात भेजा था, कर्नाटक भेजा था, श्रीगंगानगर, हर जगह रिज़ल्ट अच्छा आया। गुजरात तो आप समझिए कि संघ की फैक्ट्री बनी हुई है अभी, हालाँकि गुजरात के लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यारे लोग हैं। मुझे अफ़सोस होता है गुजरात से मोदी जी भी हैं। मुझे अफ़सोस होता है गुजरात से अमित शाह भी हैं। अफ़सोस की बात है, गुजरात के लोग बड़े अच्छे, बड़े ज़हीन, बड़े प्यारे और मेहमान नवाज़ लोग हैं। मैं वहाँ था भरूच में, अहमद पटेल साहब की सीट पे वहाँ गया था मैं लोकसभा में। श्रीगंगानगर में मैं गया, वहाँ भी लोग आप देखिए राजस्थान की खूबी देखिए, सरकार भले किसी तरह से ऐन-कैन प्रकारेण ये ले आए, लेकिन बाय इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट ने 13,000 वोट से उस कैंडिडेट को हराया बीजेपी के, जिसको चुनाव लड़ने के पहले 3-3 पोर्टफोलियो देके मंत्री बना दिया गया था। मतलब प्रलोभन की हद पार हो गई है। ऐतिहासिक है ये कि चुनाव लड़ने के पहले मंत्री बना देते हैं वो और उनको हार मिली, आपको भी पता होगा, पूरे देश को पता है। नहीं, मुझे पता है, ये तो आपके लिए मुबारकबाद है कि आपने 10-15 दिन के अंदर ही खेल नहीं खेला कर दिया राजस्थान में। जी। ये तो एक संदेश है। लेकिन फिर ईवीएम पर सवाल क्यों? आपने जो शब्द खेला यूज़ किया, तो खेला अब करना पड़ेगा। जैसे खेला दीदी करती है ना, वेस्ट बंगाल में, नकली ईडी और क्या-क्या भेजते हैं तो उनको पीट-पीट के भगाती हैं। क्योंकि किसी चीज़ का दुरुपयोग मत कीजिए, दुरुपयोग करेंगे तो उसका सर्वनाश होगा। रावण नहीं रहा तो इनकी क्या है बिसात है। ये भी नहीं रहेंगे और इंसान को इंसान चाहिए, अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत चाहिए, तरक्की चाहिए, कामयाबी चाहिए। फालतू की चीज़ एक लंबे समय तक नहीं चल पाएगी और ना उत्तर प्रदेश में चलेगी। मेरा सवाल था तो फिर ईवीएम पर क्यों निशाना लगता है? नहीं, ईवीएम ईवीएम उनके लिए बड़ी उर्वरक भूमि है। नहीं, अभी कर्नाटक जीत गया, आप हिमाचल जीत गए, तो और भी 1-2 प्रदेश आप जीत गए। तो मतलब ये मतलब सवाल ये है कि मतलब ये प्रदेश अगर ईवीएम में घोटाला था या ईवीएम पर आपका शक सही है, हुँ। तो फिर ये मतलब ये प्रदेश या मान लिया ये सीट अभी राजस्थान में जीत गए, उसको मंत्री भी बना दिया था, शपथ लेने से पहले ही, सारी चीज़ें थी। तो फिर मतलब वो ईवीएम का जो क्या मैटर है, मैं वो मैं थोड़ा-सा मैं मैं बताता हूँ, मैं बड़ा क्योंकि दर्शक जो है आज 2024 से पहले इस मैं जो ज़मीनी एक कवरेज करता हूँ, तो उसमें कहीं न कहीं ये निकल कर आता है सामने कि पार्टियाँ खुलकर इस चीज़ को क्यों नहीं बोल पा रही। देखिए, कौन कह रहा, नहीं कह रहा, वो अलग बात है, उनकी आवाज़ दाब भी दी जा रही है। और आपको मैं बताऊँ कि इलेक्ट्रॉनिक युग के इस वक़्त में, बड़ा सिंपल होता है, आपने ये माइक लगा रखा है, ये कहीं से कनेक्टेड नहीं है, कहीं कोई वायर नहीं है, लेकिन मेरी आवाज़ आप न जाने देश में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने चैनल के माध्यम से आप इसको कहीं भी फैला सकते हैं। तो ठीक ईवीएम वही है कि कह तो रहे हैं यहाँ से कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये कहीं न कहीं कनेक्टेड है, ये सबको पता है। लेकिन कभी वक़्त और हालात ऐसा होता है, जो वक़्त का बादशाह होता है, उसके सामने आवाज़ उठाना हर किसी की बिसात नहीं होती है। और रहा सवाल ईवीएम का वर्क ना करना, साउथ में लिटरेसी रेट बहुत ऊपर है। साउथ में आप क्यों नहीं हैं? क्योंकि वहाँ लोग लिटरेट हैं, वहाँ जाके आप ज़ात-पात, मंदिर-मस्जिद करेंगे तो वो वहीं रोक देते हैं और वो कहते हैं कि इफ यू वांट टू डिस्कस, यू डिस्कस एजुकेशन, हेल्थ एंड डेवलपमेंट। मंदिर-मस्जिद यू गो देयर। अभी यहाँ के नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के मुखिया गए थे कर्नाटक में, इनको रोक दिया गया। इन्होंने वहाँ जाके शुरू किया कि टीपू सुल्तान से बड़े महाराणा प्रताप थे। तो वहाँ के नॉन मुस्लिम भाइयों की क्वालिटी देखिए, उन्होंने कहा टीपू सुल्तान के खिलाफ एक शब्द मत कहिए। वो हिंदू मुसलमान नहीं थे, वॉरियर थे वो। वो मैसूर की पहचान थे, वो कर्नाटक के देश की पहचान थे। अंग्रेज़ों के दाँत खट्टा करने वाले में सबसे पहले इंसान थे वो। तो वहाँ इनको मुँह की खानी पड़ी। तो इस तरह से हम अपने उत्तर प्रदेश के भी नॉन मुस्लिम भाइयों से अपील करते हैं कि आप इंसानियत की बात करें। हम आपके बीच के हैं, आपके बीच पले-बढ़े, आपके बीच पैदा हुए और आपके लिए ही चलते हैं। आज छोटे से बड़ा काम जो भी हम करते हैं, वो ये देख के नहीं करते कि हम हिंदू का कर रहे हैं या मुसलमान का कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे भाई अमूमन आप जाएँगे टेलर शॉप, आप जाएँगे तो पंचर का दुकान, निचले लेवल पे भी हमारे भाई हैं। आप छोटे-छोटे मैकेनिक को भी वो गाड़ी चेक करके नहीं देखते हिंदू का या मुसलमान का है। वो अपने भाइयों के लिए काम करते हैं और बड़े ओहदे पे जाए तो फिर हमने एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी दिया। इस प्रदेश के मुखिया डीजीपी भी रहे, कई डीजी रहे, कई आईएएस रहे, चीफ सेक्रेटरी रहे, तो हर जगह हम हैं।
बस हमें बदनुमा बना दिया गया, हम बदनुमा है नहीं, हम तो मोहब्बत के प्रतीक हैं, हमारा फ़ायदा उठाइए। हमारे साथ शाकिर अली, उत्तर प्रदेश के प्रभारी अल्पसंख्यक के। चर्चा के दौरान जो बातें आपके सामने रखी हैं, दर्शकों तक ज़रूर पहुँचेगी। लास्ट सवाल है शाकिर भाई से कि उत्तर प्रदेश के आप प्रभारी हैं, तो अब जो उत्तर प्रदेश में एक जो एनर्जी डालने का काम करेंगे आप जल्द ही, मुझे पता है कि फील्ड में निकलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल, क्या उत्तर प्रदेश में कोई फेरबदल होगा? क्योंकि अल्पसंख्यक खाली एक मुस्लिम तो नहीं है, और भी कई बिरादरी आपके साथ जुड़ी हुई है। अल्पसंख्यक की बड़ी ज़िम्मेदारी है। मतलब फेर-बदल मैं समझा नहीं, उत्तर प्रदेश में अभी तो देश की बात करनी है ना, कौन-सा फेर-बदल आप चाह रहे हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश में जो आपके संगठन चल रहे हैं, क्या संगठन में कोई फेरबदल होने जाएगा? क्योंकि आपको ज़िम्मेदारी मिली है, तो उसकी बात कर रहा हूँ। अभी आपकी बात कर रहा हूँ मैं। अभी देश की बात तो हो चुकी है हमारी। फेर-बदल हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है, प्राथमिकता काम करना है। जो भाई हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारियों में फ़र्क आ सकती है, शायद वो इससे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, तो वो बड़े पद पे ले जाया जाएगा। जो उस लायक नहीं होंगे, उनको कुछ और ज़िम्मेदारी दी जाएगी और जितने लोग पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो काम नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, उनको जोड़ा जाएगा और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी तब्दीली आपको बहुत जल्द मिलेगी। कांग्रेस का, गठबंधन का, पीएम का चेहरा कौन हो सकता है? इस पे तो पूरे देश को कोई शक नहीं है, कोई शक और शुबा नहीं है। हालाँकि कांग्रेस प्रधानमंत्री की लड़ाई नहीं लड़ती है। साम, दाम, दंड भेद में नहीं पड़ती है कांग्रेस। किसी भी वो सिर्फ़ जनहित का काम करेगी और इलेक्शन होने दीजिए, गठबंधन के एक संयोजक बनेंगे, उनका डिसीज़न होगा, सब मिल के बात करेंगे। हमारा टारगेट है कि इस देश को नीतीश जी की चर्चा चल रही थी काफ़ी, लेकिन अभी संयोजक बन नहीं पाए शायद मेरे ख्याल से। नहीं, नीतीश जी अभी बड़े अच्छे मुख्यमंत्री हैं, देश के बड़े सुप्रसिद्ध मुख्यमंत्री हैं, पढ़े-लिखे इंजीनियर हैं और उन्होंने बिगड़ी हुई छवि को बिहार के बीच में कुछ गड़बड़ हुई थी, उन्होंने ठीक किया है दोबारा से, इंजीनियर आदमी हैं, ड्रामेबाज़ नहीं हैं, कम बोलते हैं, मदारी नहीं करते हैं और वो इंडिया गठबंधन के मजबूत अंग हैं और ये बड़े लोगों की बात है और जो तय होगा बेहतरीन तय होगा, जनहित में तय होगा, देश हित में तय होगा। थैंक यू शार्लेट में चर्चा के लिए। हमारे साथ शार्लेट में समेदिया साकिर साहब ने और बड़ी अच्छी जानकारी दी है कि अल्पसंख्यक को किस तरीके से लेके चलना है, और हिंदुस्तान का पीएम का चेहरा कौन होगा इसको संयोजक ही तय करेंगे। और अभी तक कोई भी किसी तरीका ऐसा कयास जो देश की जनता लगा रही है कि वो हो सकता है, ये हो सकता है, अभी कुछ ऐसा नहीं है। अभी इंडिया गठबंधन का सिर्फ एक ही मकसद है कि देश को किस तरीके से बदलाव की तरफ ले जाया जाए। देश को बदलने की तरफ अभी इंडिया गठबंधन काम कर रहा है। आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर मलिक के साथ अरशद राणा की दिल्ली से एक खास रिपोर्ट।